हेलो फ्रेंड्स, 50 स्पेशल जीके जीएस और करंट अफेयर्स के इस 50 क्वेश्चन के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये सेट नंबर 121 है और इसके पहले का भी सेट अगर आपको देखना है या इसका पीडीएफ लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर ही प्रत्येक वीडियो का जो पीडीएफ है क्वेश्चन का वो सोल्यूशन किया हुआ भी और विदाउट सोल्यूशन किया हुआ दोनों प्रकार का क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएगा। तो आप पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा क्योंकि आगामी एग्जाम्स के रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए कि एनसीईआरटी बेस्ड भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड भी है, तो दोनों ही लिहाज से और नवीनतम जो पैटर्न अभी का एग्जाम्स का है उसके लिहाज से हम आपको क्वेश्चन को देने का प्रयास करते हैं। और ये 50 क्वेश्चन के सीरीज में जीके जीएस के हर पोर्शन से हर सब्जेक्ट से आपको जोड़ के रखने का प्रयास करते हैं। यानी कोई भी ऐसा जीके जीएस में आपको चैप्टर नहीं है जिससे हम मिस करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन डाला हुआ है, एक निश्चित रेशियो में डाला हुआ है, उसके इंपॉर्टेंसी के आधार पर डाला हुआ है, जो कि आपको बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी मेंस एग्जाम के लिए, आगामी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम्स के लिए भी, शिक्षक भर्ती के लिए, एसएससी के अन्य एग्जाम्स के लिए और रेलवे के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध होगा। तो फ्रेंड्स जरूर टेलीग्राम चैनल से जुड़कर और पीडीएफ ले लीजिएगा। और अगर इस केसरिया कमिश्नर क्लास यूट्यूब चैनल को आप रेगुलर देखते हैं, प्यार अपना दीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि आपके लिए एक उत्साह पूर्वक कंटेंट हम भी डालते रहे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर किया हुआ वीडियो और आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें प्रोत्साहित करता है और कंटेंट को अच्छे से तैयार करने में थोड़ा दिलचस्पी लगता है। लगाव दोनों तरफ से होगा, दोनों तरफ से लगाव होगा तभी अच्छा चीजें को हम ला सकेंगे आपके लिए और आपको रिजल्ट के नजदीक निश्चित तौर पर पहुंचाएंगे। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स, आज का 121 नंबर से प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, यही 3 चीज आप जरूर कीजिएगा अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो यूजफुल होता है तो। और आपको ढेर सारे प्यार आप जो हमें देते हैं, इस यूट्यूब चैनल को देते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त था? 4 संगठन दिया हुआ है, अभिनव भारत अनुशीलन समिति, इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन और न्यू नेशनलिस्ट पार्टी। ये 4 पार्टी में से 4 संगठन है और चारों संगठन में से कौन सा क्रांतिकारी गतिविधि से लिप्त था, जरा इसके बारे में देखिएगा। अभिनव भारत के बारे में जानते हैं तो अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और सावरकर बंधुओं के द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखेंगे, अभिनव भारत जो है वो पश्चिम भारत का सबसे सशक्त क्रांतिकारी संगठन था। क्लियर? तो पहला तो हो गया अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन था, बिल्कुल सही है। दूसरा हो जाएगा अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। इसका नारा खून के बदले खून था। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा अगर लंबा भी हो जाता है तो आपके क्वेश्चन की कोडिंग ही सॉल्यूशन डाला हुआ रहता है और उसी को समझाने के प्रयास में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, फिर भी आप इसको देख सकते हैं क्योंकि इसके अलावा आपको उलूल जुलूल बातें को देखने में तो खराब नहीं लगता है, लेकिन पढ़ने वाले चीजों को देखने में भी खराब नहीं लगना चाहिए। तो आप इसमें थोड़ा सा समय दीजिएगा। ऐसा नहीं कि बहसबाजी में हम समय आपको ज्यादा ले लेते हैं और व्यर्थ आपका समय गंवाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंसी टाइम का हम भी समझते हैं और उसी के आधार पर आपको दिन भर बैठे रह के टाइप करके क्वेश्चन ढूंढ के और उसका सॉल्यूशन लिख के हम आपके पास लाते हैं। तो क्वेश्चन टाइम का इंपॉर्टेंसी को हम भी समझते हैं, इसलिए हम ज्यादा बहस करके आपको नहीं टाइम ले जाते हैं। फिर भी टाइम थोड़ा बहुत लंबा अगर होता है समझाने के लिहाज से और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देने के लिहाज से, तो थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिएगा और देखने का प्रयास कीजिएगा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। इसका नारा था खून के बदले खून। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। क्लियर है? ढाका अनुशीलन समिति का गठन पुलीन बिहारी दास के द्वारा 1902 ईस्वी में किया गया था और यह भी एक क्रांतिकारी संगठन था। तो 1 और 2 यानी अनुशीलन समिति और अभिनव भारत ये दोनों ही क्रांतिकारी संगठन था। अब इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की बात कर लेते हैं तो यह एक राजनीतिक संगठन था। ध्यान रखेंगे, इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन एक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया था। राजा शिव प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में इस समूह का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश राज के बीच घनत्व संबंध स्थापित करना या विकसित करना था। तो यह एक राजनीतिक संगठन था, क्रांतिकारी संगठन नहीं था। अब न्यू नेशनलिस्ट पार्टी के बारे में जानते हैं तो इसकी स्थापना 2006 में ब्रिटिश नेशनल पार्टी
पीएनपी ब्रिटिश नेशनल पार्टी के पूर्व सदस्य के द्वारा स्थापित एक छोटी सी दूरदराज राजनीतिक पार्टी थी। पार्टी का यह नारा था कि न वामपंथी न ही दक्षिणापंथी बल्कि ब्रिटिश इसके नारे थे। क्लियर? ये एक राजनीतिक पार्टी था। इसका मतलब है न्यू नेशनलिस्ट पार्टी और इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन दोनों ही राजनीतिक पार्टियां थी, लेकिन अभिनव भारत और न्यूजीलैंड समिति ये दोनों क्रांतिकारी संगठन वाला संगठन था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो प्रकाश का एक बारीक किरण हमें दिखाई देता है। यह किस प्रकाश के किस घटना के कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के घटना के कारण अंधेर कमरे में जाते हैं या धुएं भरे कमरे में जाते हैं तो प्रकाश की एक बारीक किरण हमें दिखाई देती है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है जरा इसको समझिएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो जब प्रकाश किसी भी ऐसे मीडियम से गुजरता है, माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, तो इन छोटे छोटे कणों के द्वारा प्रकाश को डिप्रीस्ड कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, प्रसारित कर दिया जाता है, जिसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। अब लॉर्ड रैले ने कहा था कि प्रकाश का प्रकीर्णन वहां सबसे ज्यादा होगा जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्लियर? ये लॉर्ड रैले ने कहा था। क्लियर है? इन्हीं के अनुसार लाल रंग जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इस कारण से लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और यही कारण है कि कम फैलता है, जिसके कारण से सिग्नलों में इसका प्रयोग, रोड के सिग्नल में इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जिसके कारण से इसका विचलन सबसे ज्यादा होता है, अतः इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण अगर देखा जाए दैनिक जीवन में, तो आकाश के रंग का नीला दिखाई देना, समुद्र का पानी का नीला दिखाई देना, अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखाई देना, ये सभी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा है, सहरसा है, पूर्णिया है, सीतामढ़ी है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला सहरसा जिला। बिहार का सहरसा जिला ऐसा जिला है जो महिला साक्षरता के मामले में सबसे कम प्रतिशत रखता है। अब देख लेंगे न्यूनतम साक्षरता वाला कुछ जिला, 5 जिला का नाम कम से कम याद रखेंगे बिहार का। सबसे पहला सबसे कम साक्षरता वाला जिला का नाम आता है बिहार का सहरसा जिला का। यहाँ का महिला साक्षरता 41.68% है और सबसे कम है बिहार का। क्लियर? मधेपुरा दूसरे स्थान पर आता है इस क्रम में, 41.74% महिला साक्षर इस जिले में है। पूर्णिया तीसरे स्थान पर आता है, 42.34% महिला साक्षर यहाँ पे है। चौथे स्थान पर सीतामढ़ी का नाम आता है, 42.42% यहाँ की महिला साक्षरता है चौथे स्थान पर। जबकि 5वें स्थान पर अररिया का नंबर आता है, अररिया में 43.93% महिला साक्षर है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, अधिकतम महिला साक्षरता भी ध्यान रखेंगे 5 जिला। रोहतास में सबसे ज्यादा महिला साक्षर है, वो कितना प्रतिशत? 62.97% साक्षरता जो है वो रोहतास में महिला साक्षरता का है। दूसरे स्थान पर इस क्रम में मुंगेर का आता है, सबसे सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत रखने वाला जिला मुंगेर जिला है बिहार का, दूसरा स्थान पर 62.1%। तीसरे स्थान पर पटना का नाम आता है, 61.96%। चौथे स्थान पर औरंगाबाद जिला है जहां की महिला साक्षरता प्रतिशत 59.71% है, और 5वें स्थान पर सीवान का नाम आता है, 58.66% महिला साक्षर यहाँ पे मौजूद है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दिन को, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को, प्रत्येक वर्ष 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह लोगों को प्लास्टिक बैग और अन्य वस्तुओं के प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई 2008 को मनाया गया था। इसकी शुरुआत यानी अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस की शुरुआत जीरो वेस्ट यूरोप के एक सदस्य रेफेरो के द्वारा किया गया था। जीरो वेस्ट यूरोप का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई जिला, अब इसी महीना में जुलाई महीना में जो कुछ दिवस इंपॉर्टेंट दिवस है जुलाई महीना में, उसको जरा ध्यान रख लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस अर्थात नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में 1 जुलाई को मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस, विश्व खेल पत्रकार दिवस, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है 2 जुलाई। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम दिवस मनाया जाता है।
यानी सॉरी अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जुनूस दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो अनुच्छेद 20 को और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। और यह प्रावधान 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 20 में क्या कहता है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगा। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत इसको सजा दिया जाएगा, न कि बाद में बनाए गए कानून के तहत। और तीसरा है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 20 में कहा गया है। अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रोवाइड करता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में कहा गया। तो अनुच्छेद 20 और 21 दोनों जब राष्ट्रीय आपातकाल भी लागू होता है उस समय भी यह निलंबित नहीं हो सकता है। क्लियर। और कब कहा गया? 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ईस्वी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है अनुराधापुर। अब यह अनुराधापुर कहाँ है? तो उत्तरी श्रीलंका, प्राचीन उत्तरी श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर थी और इसको जीतकर चोल राजा राजराज प्रथम ने इसका नाम बदल दिया था और कोल्लूरुबा इसकी राजधानी रखा था। इसका अनुराधापुर का नाम बदल दिया और कोल्लूरुबा इसका नाम रखा था। ध्यान दीजिएगा, अशोक के अभिलेख कुल 3 प्रकार के मिले हैं और 4 लिपियों में मिले हैं। 4 लिपि में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमेनिक लिपि में लिखा गया है अशोक का अभिलेख और 3 प्रकार से मिला है। एक मिला है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुफा लेख या गुहा लेख जिसे कहा जाता है। अशोक के अभिलेख की खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में पादेती फैनटेलर के द्वारा किया गया था, जबकि इसके पढ़ने में सबसे पहले सफलता जेम्स प्रिंस को मिला था 1837 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, अशोक के मानसेहरा और शहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है जो पाकिस्तान में स्थित है। अशोक के सर्वाधिक शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा है और इसके सर्वाधिक अवशेष जो है वो भारत में मिले हैं। मास्की शिलालेख जो है वो अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की लघु शिलालेख में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र किसको हवाला देता है? यानी द्वितीय क्षेत्र से संबंधित क्या होता है? तो निर्माण क्षेत्र जो होते हैं ना वो द्वितीय क्षेत्र से होते हैं अर्थव्यवस्था में। अब अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिविधि के आधार पर 3 भाग में बांटा गया, 3 श्रेणी में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहेंगे? तो यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण और प्रकृति पर निर्भर करता है। पर्यावरण एवं प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन एवं वानिकी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न जो श्रमिक होते हैं उसकी प्रकृति को एक संकेत के रूप में संकेतित किया जाता है जिसे रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। क्लियर। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है, अर्थात निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को शामिल किया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, द्वितीय क्षेत्र में लगे हुए कुशल श्रमिक जो होंगे उसको संकेत देने के लिए व्हाइट कॉलर जॉब का इस्तेमाल किया जाता है। संकेत देने के लिए व्हाइट कॉलर जॉब किया जाता है। जबकि ध्यान दीजिएगा, उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से जो संलग्न द्वितीय क्षेत्र में कर्मचारी होंगे या श्रमिक होंगे उसको ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन इत्यादि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कुल कितनी है? तो बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या 9 है। पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर तथा मगध प्रमंडल। ध्यान दीजिएगा, बिहार में 9 प्रमंडल, 38 जिले, 101 अनुमंडल, 534 सामुदायिक विकास खंड, 45,103 राजस्व गांव, 44 पुलिस जिला जिसमें 40 सिविल जिला है और 4 रेलवे जिला है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 तार है ए और बी एक ही पदार्थ से बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक ही पदार्थ से बनाया गया दो तार ए और बी है और उसकी लंबाइयां समान है। लेंथ जो दोनों का है, तार का लेंथ जो है वो ए और बी दोनों का समान है, किंतु अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। क्लियर? क्षेत्रफल यानी ए जो है, तार ए का क्षेत्रफल, तार ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, तार ए का क्षेत्रफल कितना हम रखेंगे, A1 रखेंगे। क्लियर? आप दोनों तार पी का क्षेत्रफल, तार पी का क्षेत्रफल क्योंकि अलग अलग है, क्षेत्रफल P1 हम रख लेंगे। क्लियर? अब क्या रख लेंगे, P1 रख लेंगे। क्लियर? या PA कहेंगे, P1 या P कहेंगे, कोई बात नहीं, एक ही बात है। क्लियर है? यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध के 16 गुना है, अब कह रहा है तार ए का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस R1 बराबर कह रहा है तार बी की तुलना में 16 गुना है, यानी 16 R2 लिख सकते हैं, R1 बराबर यही कह रहा है। क्लियर? अब जरा देखिएगा, चालक तार ए का प्रतिरोध निकालेंगे। चालक तार ए का प्रतिरोध, चालक तार ए का प्रतिरोध को हम R के द्वारा भी सूचित कर सकते हैं, तो R1 इसको लिख सकते हैं, ए वाला को। R1 बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बट्टा ए। अब इसको L1 रख लेते हैं। क्लियर? क्योंकि दोनों की लंबाइयां समान है। अब जरा दूसरा वाला को देखिए, तार बी, चालक तार बी का रेसिस्टेंस यानी हम इसको कह सकते हैं R2 बराबर कितना, हमें रो इंटू एल कर सकते हैं बट्टा में पी। क्लियर? बी क्षेत्रफल हुआ, ए क्षेत्रफल हुआ। अब जरा इसको समझिएगा, R1 बट्टा R2 बराबर कितना हो जाएगा, तो R1 बट्टा R2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको और इसको अनुपात करेंगे तो हमारा अनुपात L1 बट्टा ए अपूर्णा P बट्टा L2 हो जाएगा। अब चूंकि प्रश्न में ही दिया हुआ है, कि दोनों तारों का लंबाई क्या है, बराबर है। चूंकि प्रश्न में ए पे लिख लेते, प्रश्न में दिया हुआ, चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि L1 बराबर L2 बराबर L भी हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों तार का लंबाई क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। अब R1 बराबर कितना दिया हुआ है, R1 बराबर देखिए लिखा हुआ 16 R2, यहां पे बनाते हैं। R1 बराबर इसका मान बैठाते हैं, तो R1 बराबर 16 R2 बट्टा कितना हो जाएगा, R2 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा L बट्टा A इंटू P बट्टा L। लंबाई तो सेम ही है, इससे कट गया, लंबाई से लंबाई कट गया। अब देखेंगे 16 बट्टा A तो हो जाएगा P बट्टा A। आपसे पूछा है तार A और तार B के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्लियर? अब A B क्या है, क्षेत्रफल ही है, और तार A और B है, तो तार A बट्टा तार B बराबर क्षेत्रफल के रूप में हो जाएगा कितना, 1/16, अर्थात 1:16। ऑप्शन नंबर सी 1:16। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद में किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की गई है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं तो एक ही ट्रिक याद रखिएगा, रकानी कोका द्वयोदशम, रकानी कोका द्वयोदशम। अब ये जो ट्रिक है वो राष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित, और ये अनुच्छेद जो है वो संबंधित है 52 से लेकर 61 तक, यानी इसमें 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। क्लियर? राष्ट्रपति का एक पद होगा जिसकी चर्चा अनुच्छेद 52 में किया गया, राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होंगे जिसकी चर्चा अनुच्छेद 53 में किया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की चर्चा अनुच्छेद 54 में किया गया, राष्ट्रपति के कोटा की चर्चा अनुच्छेद 55 में किया गया, राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा अनुच्छेद 56 में किया गया, राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित होंगे जिसकी चर्चा 57 में किया गया है, राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा अनुच्छेद 58 में किया गया, राष्ट्रपति की संविधान में दशाएं क्या होंगी इसकी चर्चा अनुच्छेद 59 में किया गया, राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा 60 में किया गया, राष्ट्रपति में के प्रति महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में किया गया था। अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति संबंधी रकानी कोका द्वयोदशम ध्यान रखेंगे। क्लियर है?
तो अब आपका आंसर निकल गया होगा कि अनुच्छेद 53 जो होगा वो राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इसका प्रयोग वह करते हैं। क्लियर। अब यहीं पर एक पॉइंट और याद रखेंगे, राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं जिसकी चर्चा अनुच्छेद 53 में किया गया है, लेकिन राष्ट्र कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी अनुच्छेद की चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात किया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसकी चर्चा हम कर लिए हैं। अनुच्छेद 54 में भी इसकी चर्चा कर लिए। राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा, इलेक्टोरल कॉलेज होगा जिसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा निर्वाचक मंडल के द्वारा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, बिहार की जनजातियां हैं, दूसरे तरफ बिहार के जिले दिए हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोरा जनजाति पाई जाती है कहां? बिहार के कटिहार जिला में। उरांव जनजाति बिहार के चंपारण जिला में पाई जाती है। मुंडा जनजाति की बात करें तो बिहार के रोहतास जिला में पाई जाती है और चेरो जनजाति बिहार के गया जिला में पाई जाती है। यानी कि 2 1 3 4 आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 1 3 4। क्लियर है। अब कुछ जनजाति और बिहार में कहां पाई जाती है जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति बिहार के रोहतास, कैमूर, बक्सर, पूर्णिया में पाई जाती है। चेरो जनजाति बिहार के रोहतास जिला, भोजपुर जिला, मुंगेर और गया जिला में पाई जाती है। संथाल जनजाति बिहार के पूर्णिया जिला, भागलपुर, सहरसा और बांका जिला में पाई जाती है। कोरवा जनजाति जो है वो बिहार के रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया, मुंगेर और कटिहार जिले में पाई जाती है। उराव जनजाति की बात करें तो बिहार के रोहतास, बक्सर, दरभंगा, कैमूर, चंपारण, भागलपुर एवं सुपौल जिला में पाई जाती है। खेरवार जनजाति की बात करें तो बिहार के भागलपुर, कटिहार और बांका जिले में पाई जाती है। क्लियर। तो हमने कुछ जनजाति और उससे संबंधित बिहार के जिले की चर्चा की है, आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेता है। जरा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक निश्चित रेशियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम छांट के लाते हैं। अगर इसका पूरा रिवीजन आप करेंगे, थोड़ा सा लेंथी वीडियो होता भी है तो इसको पूरा रिवीजन कीजिएगा, निश्चित तौर पर आगे एग्जाम के लिए आपको सफलता मिलेगा। और एक बात और कहेंगे कि प्यार देना मत भूलिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हम भी आपको निश्चित तौर पर तहे दिल से शुक्रिया करेंगे और प्यार जरूर हम भी देंगे और आपके लिए अच्छे से कंटेंट तैयार करके आगामी एग्जाम्स के लिए लाएंगे। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला की अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण है, जबकि सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला जो है वो पहला स्थान पर किशनगंज, दूसरे स्थान पर कटिहार और तीसरे स्थान पर भागलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सा देश अंटार्कटिक संधि का मूल हस्ताक्षरकर्ता नहीं है? इटली। इटली जो है वो अंटार्कटिक संधि पर मूल हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अब ये अंटार्कटिक संधि क्या है और ये कब हुआ था जरा इसको समझिएगा। अंटार्कटिक संधि विश्व का एकमात्र ऐसा एकल संधि है जो पूरे महाद्वीप, 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप को नियंत्रित करती है। क्यों अंटार्कटिक संधि हुआ था इसकी बात कर लेते हैं। तो अंटार्कटिक महाद्वीप को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित करने और असैन्यकृत क्षेत्र बनाने के लिए 1 दिसंबर 1959 ईस्वी को वाशिंगटन में 12 देशों के बीच अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 12 मूल हस्ताक्षरकर्ता अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, यूके यानी ब्रिटेन और यूएसए यानी अमेरिका है। इतने देश मूल रूप से उस पर हस्ताक्षर 1 दिसंबर 1959 ईस्वी को किया गया था। क्लियर। यह संधि वर्ष 1961 ईस्वी में पूरे विश्व में लागू कर दी गई। तत्के पश्चात इसे कई अन्य देशों ने स्वीकार भी कर लिया। अंटार्कटिका को 60 डिग्री दक्षिणी यानी 60 डिग्री साउथ अक्षांश के दक्षिण में स्थित बर्फ से आच्छादित भूमि के रूप में परिभाषित किया गया था। क्लियर। वर्तमान समय में इसमें 54 पक्षकार हैं, मूल रूप से 12 थे, वर्तमान समय में 54 इसके सदस्य देश हैं। वर्ष 1983 ईस्वी में भारत भी इसका सदस्य बन गया है, यानी अंटार्कटिक संधि का 1983 ईस्वी में भारत भी इसका सदस्य बना था और पहला अपना अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थापित किया था दक्षिणी गंगोत्री के नाम से। क्लियर। इसका मुख्यालय ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा हुगली में अड्डा बनाया गया था। समुद्री लूटपाट, समुद्री जहाज को लूटने के लिए 1630 ईस्वी से लेकर 1632 ईस्वी के बीच उस क्षेत्र को यानी हुगली क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी में समुद्री जहाज को लूटने के लिए पुर्तगालियों ने आतंक का वातावरण बनाकर रखा था, भय फैला कर रखा था और लूटपाट करता था। तत्पश्चात मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने सेनापति कासिम खान को
पुर्तगालियों के अत्याचार से मुक्त करने के लिए भेजा था। कासिम खान ने जून-सितंबर में 1632 ईस्वी के बीच पुर्तगालियों का दमन कर दिया था। ध्यान दीजिएगा, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में कार्टेज व्यवस्था को लागू करके समुद्री जहाजों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था। पुर्तगाली भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी थे। इसने अपना प्रथम कारखाना 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर देविंदर सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? ध्यान दीजिएगा, ये राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और ये पंजाब के विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं सन 2003 से 4 के बीच में। यह कांग्रेस के 2 बार के विधायक रहने से पहले सरहिंद निर्वाचन क्षेत्र और बाद में खरड़ का प्रतिनिधित्व भी किया है। 2016 में कांग्रेस से इन्हें निकाल दिया गया था। तत्पश्चात 2019 में शिरोमणि अकाली दल को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था और 5 में इनकी मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रणाली देशीय मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? ध्यान दीजिएगा, पूंजीवादी प्रणाली जो है वो देशीय सिद्धांत के मूल्य पर आधारित है। अब ये देशीय सिद्धांत क्या है? तो मार्क्स ने इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अधिशेष मूल्य या बेसी मूल्य किसे कहा जाता है? जो कि श्रम द्वारा अपनी श्रम शक्ति के मूल्य अथवा निर्वाह आवश्यकताओं से अधिक उत्पन्न किया जाता है। अनुचित तरीकों से पूंजीपति द्वारा हस्तगत कर लिया जाता है इसे, यानी कंट्रोल कर लिया जाता है इसे। अर्थात अधिशेष मूल्य जो कि पूंजीपति द्वारा श्रमिक से छीन लिया जाता है, श्रम के शोषण का प्रतिनिधित्व करता है पूंजीवादी मूल्य सिद्धांत या बेशी मूल्य सिद्धांत। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? तो V बराबर IR। ओम का नियम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? समझिएगा, ग्रेगोर सिमोन ओम ने 1828 ईस्वी में एक नियम का प्रतिपादन किया था विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, जिसमें इन्होंने कहा था कि यदि ताप और अन्य भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित होने वाले धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V बराबर IR। क्लियर? V समानुपाती I या V बराबर IR होता है। क्लियर? प्रतिरोध की अगर बात करें तो किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध के कारण उत्पन्न होता है प्रतिरोध। इसका मात्रक ओम होता है या वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि तापमान। अगर माध्यम का तापमान जो है वो अगर बढ़ा दिया जाए, तापमान को बढ़ा देने से चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। लंबाई का अगर चालक तार की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिया जाए चालक तार का तो क्षेत्रफल के बढ़ने से प्रतिरोध का मान घट जाता है। इन बातों पर निर्भर करता है प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है इसमें? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वो राज्य सूची का विषय है। एक तरफ विषय दिया हुआ, दूसरी तरफ सूची और अनुसूची है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर स्वच्छता जो है राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, बिल्कुल ही सही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन क्या द्वितीय अनुसूची में है? द्वितीय अनुसूची में नहीं है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो चौथी अनुसूची में वर्णित किया गया है। दल बदल विरोधी जो है वो 10वीं अनुसूची में, बिल्कुल सही है। क्लियर है? अब बारी बारी से समझिएगा, राज्य सूची क्या है? तो इसमें शामिल विषय पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो राज्य सरकार को होती है, लेकिन राष्ट्रीय हित पर अगर कोई विषय है तो ऐसे स्थिति में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और अगर उसके महत्व की बात आ गया, विषय पर बनाए गए कानून के महत्व की बात आ गया तो महत्व दिया जाएगा केंद्र सरकार के कानून को। क्लियर? इसमें पूर्व में कुल 66 विषय को शामिल किए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में राज्य सूची में कुल 61 विषय है, क्योंकि 5 विषय को यहां से निकाल दिया गया है और समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर समवर्ती सूची में कुल विषयों की संख्या थी 47, लेकिन वर्तमान समय में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है 52। यहीं से निकालकर 5 विषय को डाल दिया गया समवर्ती सूची। ध्यान दीजिएगा, दूसरा है संघ सूची। इसके अंतर्गत किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को होती है। संविधान के लागू होते समय इसमें कुल 97 विषय थे। वर्तमान समय में संघ सूची में कुल 100 विषय को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक एवं तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सभी को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, राज्य सूची के अंतर्गत शांति एवं व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार तथा न्याय विभाग को शामिल किया जाता है। क्लियर? 10वीं अनुसूची की बात करें तो मूल रूप से भारतीय संविधान में नहीं था। इसे 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 ईस्वी के तहत जोड़ा गया था तथा यह दल बदल के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह मूर्ति देवी पुरस्कार जो है भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है। पुरस्कार में 4 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और पाक देवी की प्रतिमा दी जाती है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में की गई थी और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कन्नड़ लेखक C.K. नागराज राव को 1983 ईस्वी में प्रदान किया गया था। शुरुआत तो 1961 ईस्वी में किया गया, लेकिन पहला पुरस्कार प्रदान किया गया 1983 ईस्वी में। क्लियर है? C.K. नागराज राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र उसके तट से कितनी दूरी तक होता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र उसके तट से कितनी दूरी तक होता है? अब समझिएगा, विश्व के सभी देशों को समुद्रों में अधिकार देने के लिए अर्थात उनकी समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के लिए सन 1982 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे ही UNCLOS यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज कहा गया। UNCLOS के आधार पर किसी भी देश के समुद्री सीमा 3 प्रकार की होती है। पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसे अंग्रेजी में टेरिटोरियल सी कहा जाता है। तो प्रादेशिक समुद्री सीमा या भू आधार रेखा से समुद्र तल में 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक समुद्रिक सीमा कहलाती है। क्लियर? प्रादेशिक समुद्रिक सीमा कहलाती है। इसके अंतर्गत दिए गए अधिकार जो है वो स्वच्छता का प्रबंधन कर सकता है इतने दूरी तक, यानी वो अपने भूमि से समुद्र की दूरी, समुद्र में 12 नॉटिकल मील दूर तक स्वच्छता का प्रबंधन करेगा, सीमा शुल्क वसूल कर सकता है। क्लियर? अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि 1 नॉटिकल मील का मतलब होता है 1.842 किलोमीटर। अविच्छिन्न, दूसरा आता है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, जिसे कंटिन्यूअस जोन कहा जाता है। यह भू आधार रेखा से समुद्र में 24 नॉटिकल मील तक अविच्छिन्न मंडल सीमा होता है। इसके अंतर्गत दिए गए अधिकार जो होते हैं वो सीमा शुल्क वसूली का अधिकार होता है, साफ सफाई का अधिकार दिया जाता है और वित्तीय अधिकार यानी कारोबार करने का अधिकार तथा कृत्रिम द्वीप का निर्माण का अधिकार दिया जाता है। क्लियर? जबकि तीसरा में आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, EEZ कहा जाता है। यह भू आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर या 320 किलोमीटर, अब 200 नॉटिकल मील का मतलब 320 किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ होता है। इसके तहत दिए गए अधिकार जो होते हैं वो कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर सकता है वह देश, साथ साथ वैज्ञानिक परीक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का भी अधिकार कर सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा 200 नॉटिकल मील दूर, या इसी को हम 320 किलोमीटर कह सकते हैं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब बना था? तो 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में भारत में पहला मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। एक तरफ अवशेष दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थान का नाम दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अवशेष में दिया हुआ है स्तूप, स्तूप दिया हुआ है अवशेष के रूप में। ध्यान दीजिएगा, स्तूप जो है वो सांची का स्तूप है, सांची में मौजूद है अशोक का स्तूप, सांची स्तूप। क्लियर? चित्रकारी की अगर बात करते हैं तो चित्रकारी जो है वो ध्यान दीजिएगा बाग में स्थित चित्रकारी है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति जो मिली है, ध्यान दीजिएगा ये मथुरा में मिली है। और दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहा जाता है, गुप्तकालीन मंदिर है। तो आंसर मिलता है आपका 2, 1, 4, 3। स्तूप का सांची से, चित्रकारी का बाग से, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मिली है मथुरा से और दशावतार मंदिर का अवशेष देवगढ़ का मिला है। ध्यान दीजिएगा, सांची का स्तूप, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसकी वेदिका कई बार क्वेश्चन में पूछता है, सांची के स्तूप की वेदिका का निर्माण किस काल में करवाया गया था? तो शुंग काल में करवाया गया था। और ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में सांची का स्तूप 200 रुपया के नोट पर अंकित किया गया है। क्लियर? बाघ गुफा की बात करें तो इसका निर्माण गुप्तकालीन शासकों के द्वारा करवाया गया था। सिरविहीन कनिष्क की मूर्ति का अवशेष मथुरा से खंडित अवस्था में पाई गई है। दशावतार मंदिर या गुप्तकालीन मंदिर का उदाहरण है, जो भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है। यह भी ध्यान रखेंगे, भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है, गुप्तकालीन मंदिर है। यह नागर शैली में निर्मित भारत का प्रथम मंदिर माना जाता है। यह ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए ही रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए ही रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है।
संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए पड़ती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो किसी भी अभिक्रिया में क्रिया कारकों को कुल द्रव्यमान एवं उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर रहता है, अर्थात द्रव्यमान में न तो वृद्धि होती है और न ही कमी होती है। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, कार्बन का भार कितना होता है, अनुभार कितना होता है 12, जबकि ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 16 होता है और 2 अणु दिया हुआ तो 16 दूनी 32। अब इसके ठीक जो क्रिया के बाद उत्पाद बना है उसका अनुभार अगर देख लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी इसका अनुभार जो हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। क्लियर? तो दोनों तरफ का अनुभार यानी क्रिया करने से पहले और उत्पाद के बाद दोनों तरफ का भार को संतुलित करने के लिए ही संतुलन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया? लेबोजियर के द्वारा दिया गया था। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 4 विधि का प्रयोग निश्चित तौर पर किया जाता है। जांच एवं त्रुटि विधि, आंशिक समीकरण विधि, संयोजकता विधि और आयनीकरण विधि, ये चारों विधि का प्रयोग किया जाता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? तो अधिकतम 14 दिन की छूट राज्यसभा को दिया जाता है। अगर 14 दिन के अंदर भेजा तो भेजा, नहीं भेजा तो फिर भी राज्यसभा से उसे पारित ही समझा जाएगा। तो यह है, कहने का मतलब है कि धन, अब देखेंगे ऐसे सभी किसको कहेंगे वित्त विधेयक? तो ऐसे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है वो वित्त विधेयक कहलाता है। क्लियर? प्रत्येक वित्त विधेयक जो है वो धन विधेयक नहीं हो सकता है। आप एक बात का ध्यान रखेंगे, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकता है। केवल वही वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं जिसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। क्लियर? एक वित्त विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे धन विधेयक को राज्यसभा में कभी भी पेश नहीं किया सकता है। धन विधेयक जैसे ही राष्ट्रपति के यहाँ से आएगा अनुमोदित के बाद तो वह पहले लोकसभा में जाएगा, लेकिन वित्त विधेयक के मामले में ऐसे नहीं है। वित्त विधेयक राज्यसभा में भी जा सकता है और नहीं भी जा सकता है। क्लियर है? एक वित्त विधेयक का संबंध अनुच्छेद 110 में वर्णित विषय के अलावा भी हो सकता है। क्लियर? वित्त विधेयक कुल 3 प्रकार के होते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 117 के 1(2) में किया गया है, जिसमें खंड 1 और खंड 2 वित्त विधेयक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है वो TCP और IP है। क्लियर? इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल TCP या IP है। TCP का पूरा रूप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, या इसी को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। जावा स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग भाषा है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका उपयोग वेब पेज और एप्लीकेशन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग से गतिशील वेब पेज बनाया जा सकता है। HTML की बात करें तो HTML का प्रयोग वेब पेज एवं इसके सामग्री की संरचना देने में किया जाता है। क्लियर? HTML का पूरा रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ध्यान दीजिएगा। अब यह प्रति वर्ष अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 108 श्रेणियों में सोने का पानी चढ़ा हुआ पुरानी शैली का एक ग्रामोफोन बना होता है, और इस ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1959 ईस्वी में किया गया था। कहां? अमेरिका में। किसके द्वारा? नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय के द्वारा। विपणन और निरीक्षण निदेशालय के द्वारा ही कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किया जाता है। अब ये विपणन तथा निरीक्षीकरण निदेशालय क्या है? तो कृषि उत्पाद जिसे श्रेणीकरण और मार्किंग अधिनियम 1937 जिसे 1986 ईस्वी में संशोधित किया गया था, इसके अंतर्गत कृषि तथा उसे संबंधित उत्पादों के प्रोत्साहन, मानकीकरण और श्रेणीकरण में लगा हुआ है। यह एक मार्क मानकों के नाम से सुविख्यात है।
भारतीय खाद्य निगम की अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए में है तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत वर्ष 1965 ईस्वी में स्थापित किया गया था। सी नंबर ऑप्शन की बात करें मानकीकरण भारत मानक संस्थान ISI, इसकी स्थापना 6 जनवरी 1947 ईस्वी को प्रमाणन चिन्ह योजना को संचालित करने और उपभोक्ता संरक्षण की सुविधा के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात करें तो 17 दिसंबर 1931 ईस्वी को कोलकाता में प्रोफेसर PC महालनोबिस द्वारा स्थापित संस्थान को 1959 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन का प्राथमिक लक्ष्य क्या रखा गया है? यह डार्क मैटर की खोज करेगा। अब इसका डिटेल जरा देखते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जो यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन एजेंसी है उसको देख लेते हैं। तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर नामक रहस्यमयी ब्रह्मांडीय घटनाओं पर नई रोशनी डालने के मिशन पर फ्लोरिडा से एक यूरोपीय निर्मित कक्षीय उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। वैज्ञानिक का कहना है कि अदृश्य शक्तियां ज्ञात ब्रह्मांड का 95% हिस्सा है। यूक्लिड नामक दूरबीन जिसका नाम ज्यामितीय के नाम के जनक कहे जाने वाले प्राचीन यूनानी गणितज्ञ के नाम पर रखा गया था, को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के कार्गो बे में ऊपर ले जाया गया था जिसे केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत अंधेरे ब्रह्मांड के 2 मूलभूत घटक पर केंद्रित है, यानी यह अंधेरा जो ग्रुप अंधेरा ब्रह्मांड है उसके 2 मूलभूत घटक पर यह केंद्रित होगा और उसकी जांच करेगा। एक डार्क मैटर, दूसरा है डार्क एनर्जी। डार्क मैटर क्या है? तो यह एक अदृश्य लेकिन सिद्धांत रूप से प्रभावशाली ब्रह्मांडीय मचान जो ब्रह्मांड को आकार और बनावट देने का काम करता है उसे डार्क मैटर कहा जाता है। और डार्क एनर्जी जो है ये एक समान रूप से रहस्यमयी शक्ति है जो यह बताती है कि ब्रह्मांड का विस्तार क्यों हो रहा है। जैसे कि 1990 में वैज्ञानिकों ने यह सीखा था कि लंबे समय से यह तेज हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? ध्यान दीजिएगा। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो होती है ना वो टेम्परेचर यानी तापमान पर निर्भर करती है। अब ये प्रतिरोधकता क्या है? तो रो प्रतिरोधकता को रो के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। एक चालक का वह गुण है जो उसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है। क्लियर। और पदार्थ की आकृति और आकार से यह स्वतंत्र होता है लेकिन पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। हालांकि प्रतिरोधकता जो है वो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है और ये पदार्थ की आकृति और आकार दोनों के लिए स्वतंत्र होता है लेकिन पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता कहा जाता है। इसे ही विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होता है। किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती तथा क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स विषाणु में क्या होता है? तो एड्स विषाणु जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन का घटक होता है। एड्स का पूरा रूप एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है या HIV ह्यूमन इम्यून वायरस के कारण होने वाला एक रोग होता है। हालांकि यह साधारणतः रोग नहीं इसे कहा जाता बल्कि इसे रोगों का जड़ कहा जाता है। यह शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है जिससे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता खराब हो जाती है। HIV में शरीर में मौजूद CD4 कोशिका को नष्ट करने का कार्य करता है। सफेद रक्त कोशिकाओं को एक सबसेट यानी CD4 कोशिकाएं, अब ये CD4 कोशिकाएं जो वो एक सफेद रक्त कोशिकाओं का एक सबसेट होता है, एक सेट तैयार किया जाता है जिसे CD4 कोशिकाएं कहा जाता है। इन्हें सहायक टी कोशिकाएं या CD4 टी लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बैक्टीरिया, वायरस और अन्य संभावित हानिकारक रोगजनकों को खत्म करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर करके संक्रमण को रोकने में सहायक करता है। और जब एड्स हो जाता है तो HIV जो वायरस होता है इसी को समाप्त कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा विदेशी नागरिकों को प्राप्त जो अधिकार है, आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है भाग 3 में, जिसमें से मात्र 5 अनुच्छेद ऐसे हैं
जिसे गैर भारतीयों को प्रदान नहीं किया गया है, विदेशी नागरिकों को प्रोवाइड नहीं किया गया है। सभी मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है ही, लेकिन 5 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिसे भारतीय नागरिक को प्राप्त है लेकिन विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। क्लियर? वो अनुच्छेद कौन सा है? तो एक ही रेग में याद रखेंगे, 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे अनुच्छेद है जो केवल भारतीय को है, विदेशियों को यह प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात किया गया है। अनुच्छेद 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात किया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों के संरक्षण की बात कहा गया। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया गया है। ये 5 अधिकार जो है वो गैर भारतीय को प्रदान नहीं किया गया है। क्लियर? तो आपके दिए गए ऑप्शन में है विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 14 में इसकी चर्चा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में इसकी चर्चा किया गया है। प्राण एवं दहेज की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में इसकी चर्चा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा, अनुच्छेद 21 के क्रम में किया गया है इसकी चर्चा। शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा 23-24 में किया गया है। 23 एवं 24 अनुच्छेद में किया गया है। क्लियर? तो आप ध्यान रखेंगे कि कौन इसमें हो गया? अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता जो है वो गैर भारतीयों को प्रदान नहीं किया गया। अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1860 ईस्वी में इंडियन पीनल कोड आईपीसी की धारा भारतीय दंड संहिता पारित किया गया था तथा सिविल प्रोसीजर कोड 1859 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही पारित किया गया था। क्लियर? आईपीसी एक्ट जो है वो 1860 ईस्वी में लाया गया था, जिसे 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को पारित किया गया और 1 फरवरी 1862 ईस्वी को लागू किया गया था। कई बार क्वेश्चन में आपको ये भी पूछेगा कि आईपीसी की धारा को कब लागू किया गया था? तो 1 जनवरी 1862 ईस्वी को लागू किया गया। क्लियर? भारत में आईपीसी का जनक हालांकि मैकाले को माना जाता है, क्योंकि इस संहिता का मसौदा थॉमस बॉबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 ईस्वी में स्थापित भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश के आधार पर तैयार किया गया था। यही कारण है कि आईपीसी का जनक, इंडियन पीनल कोड का जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 ईस्वी में संशोधित रूप से बनाया गया था। इस कोड को 1 जनवरी 1909 ईस्वी को लागू किया गया था। वर्तमान कानून क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ईस्वी में बनाया गया था और इसे 1 अप्रैल 1974 ईस्वी को लागू किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित किया गया है? एक सीमा का नाम एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके देश का नाम दिया हुआ है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, बिल्कुल सही है। रेडक्लिफ रेखा 24वीं समानांतर रेखा और सर्किल रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा, डुरंड रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है, गलत है। डुरंड रेखा वर्तमान समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। हालांकि यह मूल रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच स्थापित किया गया था। डुरंड रेखा मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच स्थापित रेखा है और पाक जलगमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका को समुद्री रेखा है, समुद्री लाइन है जो अलग कर देता है। ध्यान दीजिएगा, डुरंड रेखा की डुरंड रेखा का निर्धारण भारत और अफगानिस्तान के बीच लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में 1893 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था। रेडक्लिफ रेखा की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच 3 जून योजना के तहत 17 अगस्त 1947 ईस्वी को निर्धारित किया गया था। इसका पूर्वी भाग भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। क्लियर? पाक जलदंडू की बात करें तो यह भारत एवं श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी थी? खूब इंपॉर्टेंट है। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त वो काला दिन था जो पटना सचिवालय में गोलीकांड की घटना हुई थी। ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की। तभी पटना के डीएम WC जायरे, ये भी नाम याद रखेंगे, सॉरी WC आयरे जो पटना के डीएम थे, ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था। क्लियर? जिसमें 7 छात्र मारे गए थे और बहुत से छात्र घायल हुए थे। उन 7 छात्रों के नाम उमाकांत प्रसाद सिंह, सतीश प्रसाद झा, रामाकांत सिंह, जगपति कुमार, देवी चौधरी, राजेंद्र सिंह और राय गोविंद सिंह थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से इनमें से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? अब जरा ध्यान, जैविक घटक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना वो दो भागों में बटा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, एक जैविक और दूसरा अजैविक, यानी एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट। क्लियर? अब जैविक घटक के अंतर्गत जिस चीज को शामिल किया जाता है किसको नहीं शामिल किया जाता है, जरा इसको देख लीजिएगा। इसमें से दिए गए ऑप्शन में पुष्प जो है ना वो जैविक घटक के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, मृदा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं। अब है क्या क्या जैविक घटक के, जैविक घटक में पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन शामिल किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, तो जैविक घटक के अंतर्गत पादप एवं जंतु के अंतर्गत जो भी शामिल किया जाएगा सभी जैविक घटक होगा। बायोटिक मतलब जीव, जीवों के अंतर्गत जो भी शामिल होगा, पादप हो चाहे जंतु। क्लियर? दूसरा है अजैविक, एबायोटिक, इसके अंतर्गत ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वायु, भू आकृति, मृदा, वर्षा, जिसका संबंध जीव से नहीं है, जीव से उत्पन्न नहीं हुआ, उसी को अजैविक घटक कहा जाता है। कार्बनिक पदार्थ को भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना ए जी ट्रांसले के द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया था। पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। अब दो क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र इस शब्द का प्रतिपादन ए जी ट्रांसले ने 1935 ईस्वी में, जबकि पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा किया गया था। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक डॉक्टर रामदेव मिश्र को माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और बाद में उन्हें एनबीएफसी के रूप में काम करने की अनुमति दी है? तो ध्यान दीजिएगा, ये है कर्नाटक का महालक्ष्मी सहकारी बैंक को हाल ही में बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है इसका आरबीआई ने, और इसे एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया है। अर्थात आरबीआई ने महालक्ष्मी सहकारी बैंक धारवाड़ को दिया गया 23 मार्च 1994 ईस्वी का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है, और यह जो लाइसेंस रद्द हुआ है यह लागू होगा 27 जून 2023 से। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान क्या है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या है? तो उन वित्तीय संस्थानों को कहा जाता है जिसके पास पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है अथवा जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियामक एजेंसी द्वारा पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ दिया हुआ है पेड़ पौधे से संबंधित, दूसरे तरफ भी उसके अन्य भागों से संबंधित दिया हुआ है, तो इसको आपको मिलान करना है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, फल, फल जो उसका निर्माण होता है, फल का निर्माण जो होता है वो पत्ती से होता है। फल का संबंध जो होता है, फल का संबंध जो होता है, ध्यान दीजिएगा, फल का संबंध जो है वो आपको पत्ती से हो जाएगा। बीज का संबंध जो है वो बीजांड से होगा। काष्ठ यानी काठ जो होता है वो अंडा से। क्लियर? और मंड यानी शर्करा जो होता है वह निर्माण होता है कहाँ? तना में। क्लियर? तो सही मिलाप होगा 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं दिया हुआ है? इसमें ऐतिहासिक महत्व का ग्रंथ नहीं दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा मिलान में गलत है। जरा देखिएगा इसको फिर से। फल जो है ना वो अंडाशय, उसका संबंध किससे है? अंडाशय से होगा। 1 का 4 अंडाशय से होगा। बीज का संबंध जो होगा वो बीजांड से होगा। काष्ठ का संबंध जो होगा वो तना से होगा, और मंड का संबंध जो होगा वो पत्ती, स्टार्च कहां जमा होता है? पत्ती में, तो पत्ती से होगा। मिलाप जो आपका होगा वो होगा 4, 1, 3, 2। 4, 1, 3, 2, तो इसको मिला लीजिएगा। 4, 1, 3, 2 सही आंसर होगा। क्लियर? फल का संबंध अंडाशय से होगा, अंडाशय से फल का निर्माण। बीज का बीजांड से, काष्ठ का तना से, और मंड का पत्ती से होगा। सॉरी गलती होगी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कालिदास का मालविकाग्नि मित्र, कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम जो है वो ध्यान दीजिएगा कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है, जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रेम और उनके विवाह से संबंधित किया गया है। यानी कि 2 देशों के बारे में इसमें ऐतिहासिक ग्रंथों की चर्चा में तीन इतिहास से संबंधित है। क्लियर? दूसरा विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस में क्या कहा गया है? मुद्रा राक्षस के द्वारा रचित है, ध्यान दीजिएगा, विशाख दत्त के द्वारा लिखित एक संस्कृत नाटक है। एक संस्कृत नाटक, और यह चंद्रगुप्त और कौटिल्य द्वारा
उसके सत्ता में आने की कहानी का वर्णन करता है, यानी ऐतिहासिक घटना का वर्णन ये भी करता है। बाणभट्ट की कादंबरी जो है इसमें काल्पनिक कथा का वर्णन किया गया है। क्लियर, काल्पनिक कथाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें चंद्रापीड़ एवं पुंडरीक के 3 जन्मों का उल्लेख है। कथानुसार विदिशा नरेश सुद्रत के दरबार में अतीब सुंदरी चंडाल कन्या वैशंपायन नामक तोते को लेकर आती है। यह तोता मनुष्य की बोली बोलता है। तो कहने का मतलब है कि बाणभट्ट के द्वारा जो कादंबरी लिखा गया वो काल्पनिक कहानियों पर निर्मित है, ये ऐतिहासिक ग्रंथ से निर्मित नहीं है। कलहन की राजतरंगिणी की अगर बात किया जाए तो संस्कृत ग्रंथ है, यह कविता के रूप में, और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, महाभारत काल से ही प्रारंभ होता है, तो यह भी ऐतिहासिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संगठन हिमत क्षेत्र जिसे कहा जाता है के चार्टर पर हस्ताक्षर कब किया गया था। अब देखेंगे हिमत क्षेत्र क्या है। तो हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र में स्थित राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सहयोग संवर्धन के उद्देश्य से हिमत क्षेत्र जो है, हिमत क्षेत्र जो है उसकी औपचारिक स्थापना की घोषणा 5 मार्च 1997 ईस्वी को मॉरिशस के पोर्ट लुई में संस्थापक राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। यह संघ 3 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सेतु का कार्य करता है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 18 हो गई है। तो ध्यान दीजिएगा, 5 मार्च 1997 ईस्वी को, मार्च 1997 ईस्वी में हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन पर एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। 3 महादेश याद रखेंगे, कौन कौन महादेश, एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश और ऑस्ट्रेलिया महादेश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था। वृद्धि के लिए हिंदू वृद्धि दर पद राज कृष्ण के द्वारा बनाया गया था। 1960 से 1980 के दशक के बीच भारत की आर्थिक विकास की निम्न दर का वर्णन करने के लिए सन 1978 ईस्वी में दिवंगत अर्थशास्त्री राज कृष्ण के द्वारा हिंदू विकास दर शब्द को गढ़ा गया था और तब यह लगभग 4% था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकतम चक्रवात कहां आते हैं। भारत में सर्वाधिक चक्रवात पूर्वी घाटी ओडिशा के क्षेत्र में आता है। क्लियर, ओडिशा के क्षेत्र में आता है। अभी हाल ही में जो चक्रवात आया है बिपारजॉय, ये भी उड़ीसा को काफी नुकसान पहुंचाया है और बिपारजॉय हम क्वेश्चन दे भी चुके हैं। बिपारजॉय जो है वो गुजरात के क्षेत्र में आया था। इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। क्लियर, सॉरी, बिपारजॉय गुजरात के क्षेत्र में आया था, लेकिन सर्वाधिक प्रभावित जो चक्रवात से होता है वो ओडिशा का क्षेत्र होता है। हालांकि चक्रवातों से प्रभावित राज्यों की सूची में गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश भी शामिल है। ओडिशा के बालासोर में देश का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र बनाने की स्वीकृति 2021 में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जिसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो 2021 में ओडिशा के बालासोर में देश का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र बनाने की स्वीकृति मिली थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लाया गया था, जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2006 में किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और जिला स्तर पर डीएम होते हैं। आपदा प्रबंधन का नोडल एजेंसी जिला होता है। भारत में सबसे अधिक भूस्खलन उत्तराखंड में आता है। भूस्खलन भी याद रखेंगे, उत्तराखंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं किया हुआ है। नील विद्रोह जो है वो 1859 से 1860 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है। जयंतिया विद्रोह जो है वो 1860 से 1863 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है। कुकी विद्रोह जो हुआ था वो 1917 से 1919 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। और कुकी विद्रोह और कुका विद्रोह कंफ्यूजन नहीं होना है। कुकी विद्रोह, अब इसका डिटेल भी जरा आप कुका विद्रोह जो 1832-34 में दिया हुआ है, ये गलत है। जरा देखिएगा नील विद्रोह के बारे में। बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 ईस्वी में स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ नील विद्रोह किया था। क्लियर, तब सितंबर 1859 ईस्वी में इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। क्लियर। जयंतिया विद्रोह की बात करें तो जयंतिया पहाड़ी कहां है, मेघालय में। जयंतिया पहाड़ियों में यह विद्रोह 28 दिसंबर 1861 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो किंग नंगवाह के नेतृत्व में था। इन्होंने एलियंस के स्वदेशी धार्मिक समारोह को रद्द करने के बाद अंग्रेजों के साथ युद्ध छेड़ दिया था, जिसके कारण से यह जयंतिया विद्रोह हुआ था। क्लियर। कुकी विद्रोह की बात करें तो मणिपुर में यह हुआ था 1917 से 19 ईस्वी के बीच हुआ था कुकी विद्रोह, जबकि कुका विद्रोह कहां हुआ, पंजाब में हुआ था। कुका विद्रोह 1871 से लेकर 1872 ईस्वी में पंजाब के कुका लोगों के द्वारा, जो नामधारी सिख जो होते हैं, उसके द्वारा शुरू किया गया था। तथा सशस्त्र विद्रोह था
मूलतः अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में किया गया था। पालक सिंह तथा उसके अनुयायी गुरु राम सिंह जी ने इसका नेतृत्व किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित इसमें नहीं किया गया है? विटामिन B12। अब देखेंगे एक तरफ विटामिन दिया हुआ है, दूसरा तरफ उसका कार्ब दिया हुआ है, कौन सा मिलान सही नहीं किया हुआ है? देखेंगे विटामिन B12 जिन्हें साइनोकोबालामाइन के नाम से जाना जाता है, प्रति अरक्तता कारक के रूप में यह कार्य करता है। क्लियर। इसकी कमी से अरक्तता रोग हो जाती है। जबकि ध्यान रखें विटामिन C प्रति स्कर्वी रोग हो जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन C पूरा कर दिया जाए तो यह स्कर्वी रोग को समाप्त कर देता है, तो यह प्रति स्कर्वी कारक हो गया। विटामिन D की बात करें तो वंध्यात्वता रोधी का कारक कार्य करता है, बिल्कुल नहीं। विटामिन D जो होता है, ध्यान दीजिएगा बारी बारी से विटामिन को, विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन जिसे कहा जाता है, यह इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इसकी कमी के कारण शरीर में रक्त की कमी जिसे एनीमिया कहा जाता है, जिसे अरक्तता हिंदी में कहा जाता है, हो जाती है। विटामिन C को रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी की वजह से कोलेजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण मसूड़ों में खून निकलने लग जाता है, इसे ही स्कर्वी कहा जाता है। और विटामिन C की खोज होल्कर नामक विद्वान के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। विटामिन D की बात करें तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी खोज हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन K की बात करें तो इसका नाम रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त बहते ही रह जाता है, तो जिसके कारण से और रक्तता की बीमारी इस पर उत्पन्न हो जाती है। क्लियर। तो प्रति रक्त स्रावी कारक के रूप में क्या काम करता है? बिल्कुल नहीं। यह ध्यान रखेंगे प्रति आप कारक के रूप में यह काम करता है, लेकिन विटामिन D वंध्यारोधी के रूप में काम नहीं करता। विटामिन D जो होता है उसकी कमी से रोग बताए क्या? बच्चों में रिकेटस और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C सही आंसर जाएगा, मिलान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं दिया गया है? अब फ्लैश मेमोरी क्या होता है इसको समझिएगा। कंप्यूटर एवं अन्य डिजिटल निकायों में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार की मेमोरी होती है जो विद्युत ऊर्जा को न रहने पर भी बना रहता है, अर्थात यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है फ्लैश मेमोरी। क्लियर। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण होता है फ्लैश मेमोरी। क्लियर। कंप्यूटर में प्रयुक्त पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा एवं डिजिटल उत्पादों प्रयुक्त मेमोरी कार्ड आदि फ्लैश मेमोरी के ही उदाहरण होते हैं। तो सामान्य यांत्रिक डिस्क से ड्राइव से अत्यधिक सस्ता होता है, जिसे फ्लैश मेमोरी के रूप में जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? 4 महाजनपद की चर्चा किया गया है, अंग, बद्री, वत्स और मगध। कौन है जो वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, भारत में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। यहीं पर लिखेंगे जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिला में स्थित थी। पति की बात करें तो यह राजधानी वैशाली की है। विदेव मिथिला थी, यह वर्तमान में वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा जो के आसपास का स्थित क्षेत्र है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, यह वर्तमान में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास में स्थित है। और मगध इसकी राजधानी गृहब्रज या राजगृह में स्थित है, यह पटना और नालंदा तथा गया जिला के आसपास स्थित है। तो ध्यान देंगे, वत्स जो है वो वर्तमान समय में कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का किला, प्रयागराज का क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने बीसीसीआई के साथ 3 साल के प्रयोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? समझेंगे। ड्रीम 11 जो है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने फैंटासी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 के साथ 3 साल के प्रयोजन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अतः अब से भारतीय टीम का मुख्य प्रयोजक ड्रीम 11 होगा। ठीक है। ड्रीम 11 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से शुरू होने वाली टीम इंडिया की जर्सी पर देखा जाएगा, जो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 चक्र में टीम का पहला असाइनमेंट है। फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने टीम इंडिया के अगले मुख्य प्रयोजक के रूप में एड टेक प्लेटफॉर्म बाइजूस की जगह ली है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन में पूछ देगा किसकी जगह लिया है, तो बाइजूस की जगह लिया है। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत में
की तुलना में, पूरे भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या रही है? तो दशकीय वृद्धि दर जो है पूरे भारत की तुलना में बिहार की अधिक रही है। जरा ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2001 से 11 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है बिहार की 25.42% रही है। वही राष्ट्रीय औसत की बात किया जाए तो 17.7% से करीब 7.7% अधिक है। राष्ट्रीय में यानी भारत स्तर पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि 17.7% रही है और बिहार का 25.42%। तो पूरे भारत की तुलना में बिहार में 7.7% अधिक रहा है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बिहार का मधेपुरा रहा है, जहां का दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है 31.12% रहा है, जबकि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है वो गोपालगंज रहा है, यहाँ की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 19.02% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति मापने का सबसे तरल माप होता है? सबसे तरल माप होता है तो M1 मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल माप होता है। घटते क्रम में मुद्रा आपूर्ति की तरलता का माप आप जरा देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, M1 सबसे तरल हो गया, दूसरा हो गया M2 और तीसरा M3 और चौथा M4। अब M1 M2 क्या है, M4 M3 क्या है? M1 लोगों के पास नगद जमा, नोट और सिक्के प्लस बैंकों के पास नगद जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा है, सभी को मिला दिया जाए तो M1 का निर्माण होता है। क्लियर? M2 क्या है? तो M1 प्लस घरों में मांग जमाओं को M2 के नाम से जाना जाता है। M3 क्या होता है? ये मुद्रा आपूर्ति मापने का तरीका है। M1 M2 M3 क्लियर? M3 क्या है? तो M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमाएं अथवा अन्य जमाओं को शामिल किया जाता है। M4 के अंतर्गत M3 प्लस घरों में सकल जमा या सावधि एवं मांग जमाओं को शामिल किया जाता है। क्लियर है? तो समझ गए M1 M2 M3 M4 क्या है? ये मुद्रा आपूर्ति को मापने का तरलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा, मयूरभंज जिला में उड़ीसा के स्थित है। यह बाघ अभ्यारण्य है। इसे यूनेस्को के द्वारा 2009 में विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को भारत सरकार ने 1994 ईस्वी में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। ओडिशा में ही बरही पानी फॉल्स और जरांडा फॉल्स भी स्थित है। ओडिशा के भीतर कनिका नेशनल पार्क मगरमच्छ आवास के लिए जाना जाता है, जहां का पोषक तत्व से ओलिव रिडले समुद्री कछुओं को भोजन तत्व प्राप्त होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उड़ीसा के समुद्री क्षेत्र में पाए जाने वाले ओलिव रिडले नामक समुद्री कछुए को भोजन कहां से प्राप्त होता है? तो ध्यान देंगे, भीतर कनिका नेशनल पार्क जो है वो मगरमच्छ के लिए आवास के लिए जाना जाता है, यहीं से पोषक तत्व मिलता है ओलिव रिडले नामक कछुए। क्लियर? भीतर कनिका पार्क क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो ब्राह्मणी और बैतरणी नदी के दो नदियों डेल्टाओं के द्वारा बनाया गया है। क्लियर? दूसरा सबसे ज्यादा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, जबकि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है वह है। क्लियर? किसके नाम से जाना जाता है? तो सुंदरी नामक जोड़ पाया जाता है सुंदरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। एक तरफ स्थान दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका विलय वर्ष दिया हुआ है। यानी अंग्रेजों के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अपनाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और कौन से राज्य को कब मिलाया गया था अंग्रेजी राज में? जरा देखिएगा, संभलपुर दिया हुआ है, सतारा दिया हुआ है, अवध दिया हुआ है, झांसी दिया हुआ है। ध्यान देंगे, संभलपुर एवं जैतपुर इन दोनों को 1849 ईस्वी में अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया था। सतारा को सबसे पहला राज्य सतारा था, 1848 ईस्वी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, और सबसे पहला राज्य सतारा था जिसको अंग्रेजी राज में मिलाया गया था। अवध की ध्यान दीजिएगा, अवध को ध्यान अगर देंगे तो अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था, और झांसी को 1853 ईस्वी में मिला लिया गया था। क्लियर? सही आंसर मिलता है आपका 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, व्यपगत का सिद्धांत जिसे हड़प नीति कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, 1848 से 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। अब इसमें क्या था? तो पैतृक वारिस के न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता जो थी उस राज्य की, वो कंपनी के द्वारा अपनी अधीनस्थ में ले लेता था। इसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया। इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत सतारा को, उसके बाद जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी, नागपुर, करौली, अवध को अंग्रेजी राज में मिलाया गया था। तो ध्यान देंगे, सबसे पहला सतारा को 1848 ईस्वी में, जैतपुर संभलपुर को 1849 ईस्वी में,
बघात को 1850 ईस्वी में, उदयपुर राज्य को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854, करौली को 1855 ईस्वी में, और अवध सबसे अंतिम राज्य था जिस पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया था 1856 ईस्वी में। क्लियर? तो पहला पूछता है और अंतिम पूछता है। पहला सतारा 1838, अंतिम अवध कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक इसमें से नहीं है? ऑप्शन में यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो सोडियम सल्फेट जो है वो एक रासायनिक उर्वरक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान देंगे, सोडियम सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र Na2SO4 होता है। कुछ नाइट्रोजनी उर्वरक की अगर बात कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यूरिया का कार्बामाइड जिसका सूत्र NH2CONH2 होता है। तो यूरिया का कार्बानाइड जो होता है वो नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट होता है, ये भी एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसका रासायनिक सूत्र Ca*NO3 का होल ट्वाइस NH4NO3 होता है। कैल्शियम साइनामाइड जो होता है वो भी एक नाइट्रोजनी उर्वरक होता है, CaCN2 इत्यादि, ये सभी नाइट्रोजनी उर्वरक है। लेकिन ध्यान दीजिए, कुछ फॉस्फेटी उर्वरक के उदाहरण भी ध्यान रखेंगे। तो कैल्शियम सुपर फॉस्फेट होता है और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट होता है, ये सभी जो है वो फॉस्फेटी उर्वरक के उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा बताइएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होता है, ये आप इसे देखिएगा, हानिकारक नहीं होगा, लाभदायक होगा और समझिएगा। अपने यूट्यूब चैनल केसरिया कमीशन क्लास को लाइक कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।